Hello everyone, welcome to my channel अलंकृता एजुकेशन हब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछले वीडियो में हमने 26 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा था, तो वो पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 और 26 आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं 27th आर्टिकल से। तो 27वां अनुच्छेद क्या है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी धर्म के, ठीक है, किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए टैक्सेस का पेमेंट का फ्रीडम। ठीक है, और अगर इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग हो जैसा कि बुक्स में दिया गया है, तो वो होता है कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, फिर है 28वां अनुच्छेद, ये है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसी निश्चित, मतलब कि कोई भी अगर निश्चित जो है कि शैक्षणिक संस्थान हो, तो उनमें धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप उपस्थित, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि आप उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये उसी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में इसमें जिक्र है। ठीक है, अब है अनुच्छेद 29वां। इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्ग। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 30, ये क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दिया गया है कि वो जो है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान संस्थापित कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31 क्या कहता है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है वो जो है कि रिपील्ड हो चुका है, यानी निरस्त हो चुका है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल आपका निरस्त हो चुका है। ठीक, फिर है आपका आर्टिकल 31A, ये क्या कहता है? सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए आप सभी लोग, क्या लिखा हुआ इसमें? सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, यानी कि मतलब कि उन सभी कानूनों का जो है कि संरक्षण या बचाव, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, किस चीज के लिए है? उन सभी कानूनों का जो है कि क्या बोला जाता है कि बचाव, जो सब एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि संपदाओं के अर्जन के लिए, जो संपदाओं के अर्जन के लिए बने हुए हैं। ठीक है, फिर है आर्टिकल 31B, ये क्या कहता है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या कहा गया है? वैलिडेशन का सभी को मतलब पता होगा कि किसी भी उनका वैलिडिटी, वैलिड, मान्यता। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज पहले हम बात करेंगे। तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि कुछ जो है कि अधिनियम, ठीक है, और विनियमों का जो है कि वैलिडेशन, यानी कि विधि मान्यकरण। ठीक है, फिर है आर्टिकल 31C, ये क्या कहता है? सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो सभी लॉज जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ठीक है, फिर आर्टिकल 31D, ये क्या कहता है कि सेविंग ऑफ लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ठीक, इसका क्या मतलब है कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हैं
उनके संबंध में जो कानून है उनका बचाव। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है ये भी आपका जो है कि निरस्त हो चुका है, रिपील्ड हो चुका है। ठीक, ओके। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। ये वाला जो है ये रिट्स को मतलब कि एनफोर्स करने के लिए, ठीक है, ये दिया गया है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, सारे रिट्स उसमें इंक्लूड करूंगी। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 32A। 32A क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इन प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 32। यानी कि जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल भी जो है कि वो भी निरस्त हो चुका है, रिपील्ड हो चुका है। फिर क्या है आर्टिकल 33? ये क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। यानी कि फिर पढ़िए इसको, पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यानी संसद का जो है कि संसद का बल, ठीक है, कुछ मतलब कि संसद की शक्ति, ठीक है, टू मॉडिफाई द फंडामेंट। मॉडिफाई मतलब सबको पता होगा चेंजेस करना, उसको और ज्यादा मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, और ज्यादा उसमें चेंजेस लाना। ठीक है, टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसका हम एकदम एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये है हिंदी में कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, ठीक, प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति आर्टिकल 33 में दी गई है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 34। ये क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स वाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। मतलब कि जब मार्शियल लॉ इफेक्ट में है, मतलब जिस समय मार्शियल लॉ लगा हुआ है उस समय किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारे फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, यानी निर्बंधन। ठीक, फिर है आर्टिकल 35। ये क्या कहता है? legislation to give effect to some of the provisions of fundamental rights। ठीक है, यानी कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। ठीक है, मतलब कि इस भाग में क्या दिया गया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, जो प्रोविजंस हैं उनको इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है, विधान जो है वो आर्टिकल 35 में दिया गया है। फिर है आपका पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इसमें भी जैसे कि हमने पढ़ा था पार्ट, उसमें फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ था आर्टिकल 12 में कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग दिया हुआ था। सेम आर्टिकल 36 में भी है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य की परिभाषा इसमें दी गई है। फिर आर्टिकल 37 में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव पॉलिसी, ठीक है, यानी सिंपल की डायरेक्टिव पॉलिसीज का लागू होने का इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फिर आर्टिकल 38 है, तो इसमें क्या है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि राज्य लोक कल्याण, ठीक है, राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, वो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, प्रमोशन यानी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। फिर है आर्टिकल 39। ये क्या कहता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि इसका क्या मतलब है कि सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ठीक है, कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब कि वो राज्य को कुछ पॉलिसीज जो है कि वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें दिया हुआ है रिगार्डिंग, मतलब कि नीति निर्देशक तत्वों के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर है आर्टिकल 39A। ये है सिंपल, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक, समान न्याय
और निशुल्क विधिक सहायता। ठीक, फिर आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ठीक है, ये पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है ये। तो ये क्या है, सिंपल कि विलेज पंचायत के संगठन के रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद है ये। फिर है आर्टिकल 41, ये क्या है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी कि इसमें क्या दिया गया है, काम की न्याय संगत। ठीक, 41 में क्या दिया गया है, सॉरी, इसमें दिया मतलब कि राइट टू वर्क यानी कि काम कार्य का अधिकार, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार, फिर पब्लिक असिस्टेंस यानी कि लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 42 क्या कहता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यानी कि जो है कि काम की न्याय संगत, जस्ट एंड ह्यूमेन, ठीक है, जस्ट मतलब हो गया न्याय, न्याय, ठीक है, तो न्याय संगत और ह्यूमेन यानी कि मानव उचित, मानवोचित दशाएं। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का, ठीक है, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है। फिर है आपका अनुच्छेद 43, ये क्या कहता है, लिविंग वेज, ठीक है, एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। यानी कि 43 ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक है, इतनी मजदूरी कि वो अपनी जीवन जो है कि निर्वाह कर सकें। ठीक है, फिर है आपका आर्टिकल 43A, इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि जो उद्योग हैं उनके प्रबंध में इनकी सहभागिता, जो कार्य करते हैं लोग, कर्मकार जो होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन। ठीक है, फिर है आर्टिकल 43B, ये क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, यानी कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये भी एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, यानी कि जो नागरिक हैं उनके लिए समान सिविल संहिता। ठीक, फिर है आर्टिकल 45, ये है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, यानी बालकों के लिए निशुल्क, जो 6 साल से नीचे के जो बालक हैं उनके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। ठीक, फिर है आर्टिकल 46, ये क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी शैक्षणिक और इकोनॉमिक, मतलब आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमिक। ठीक है, तो पर हम इसको पढ़ते हैं, मतलब कि आर्थिक। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, और अदर वीकर सेक्शन यानी कि अन्य दुर्बल, यानी कि अन्य दुर्बल जो हमारे जो है कि सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके शैक्षणिक और आर्थिक, ठीक है, हितों की अभिवृद्धि। फिर है आर्टिकल 47, ये क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टेट ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि ये राज्य की ड्यूटी होगी कि वो जो स्टेट के जो पब्लिक हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन का लेवल, उनके रहन सहन का जो दशा है उसका स्थिति, और पब्लिक हेल्थ यानी कि जो है कि लोक स्वास्थ्य को सुधार करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट की रहेगी। ठीक, फिर है आर्टिकल 48, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री मतलब हो गया पशुपालन, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि, तो कृषि और पशुपालन का संगठन। फिर हम आते हैं आर्टिकल 48A में, ये क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफगार्डिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब कि एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंटल नहीं होगा, ये एनवायरमेंट ही है। ठीक, प्रोटेक्शन
यानी कि बचाना, इम्प्रूवमेंट सुधार, ठीक है, मतलब कि एनवायरमेंट, ठीक है, वाद मतलब कि जो हमारा एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, और फॉरेस्ट, ठीक है, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी कि हमारे जो जंगल हैं और जो वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या हो गया, जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा, ठीक है, यानी संरक्षण और सुधार यानी संवर्धन का, ठीक है, इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 48A में, ठीक। फिर 49 में क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसमें दिया हुआ है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का मतलब जो हमारे स्मारक हैं, संस्मारक हैं, फिर जो स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं किसकी, राष्ट्रीय महत्व की। तो इसका सिंपल मतलब कि राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक हैं, जो स्थान है और जो वस्तु हैं उनका संरक्षण। फिर 50 क्या है, अनुच्छेद 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथकीकरण, ठीक है। 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रमोशन, ठीक है, मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये दी गई है, अभिवृद्धि ये दी गई है आर्टिकल 51 में। बहुत थोड़ा लंबा वीडियो हो गया ये, और आगे भी है, लेकिन ये हम नेक्स्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए। अगर कोई भी हम मुझसे गलती हुई हो तो उसे आप लोग क्षमा करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।